बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो तो बेसिकली एक ओवरव्यू ही है जो हमने पीछे किया है 3 स्टेजेस का। मुझे लास्ट टाइम याद है कि जब हम आखिरी स्टेज कर रहे थे तो बाज़ साथियों ने ये बात फरमाई थी कि ये कुछ मुश्किल है समझने में। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आप अपने इसको एक पर्सनलाइज कर लें, अपने लिए कस्टम बना लें, यानी कस्टमाइज़ कर लें अपने लिए। ये जो पूरा जर्नल है इसको कस्टमाइज कर लें, इसको सिर्फ समझ लें। मैं उसके लिए एक मैंने ओवरव्यू तैयार किया है ताकि एक चीज़ जो है उसका एक खाका आपके सामने रहे। और फिर हमने इसको कनेक्ट करना है अपना अगला टॉपिक जो है उससे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि उसमें आप नेक्स्ट सेशन में आप लोग जो इसमें शामिल होते हैं, एक काम करना है आपने अपने बड़ों से, अपने छोटों से, अपने साथियों से अगर आप काम करते हैं, फीडबैक लें। और सिर्फ फीडबैक लेना है, ना तो उस पर डिफेंड करना है ना उसके बारे में कोई बात करनी है। आपने सिर्फ ये करना है कि उनसे ये पूछना है कि आपके ख्याल में इफ़ आई वर टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ, तो वो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि जो मैं अगर लाऊं तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स पे या मेरी ज़ात पे। ये आपने फीडबैक लेना है और आके इसको शेयर करना है सिर्फ उस पॉइंट को कि जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि ये वाकई मुझे इस पर काम करके कुछ फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये आपने काम करना है नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई वुड लाइक टू कनेक्ट दिस विद। और कोशिश ये करनी है कि वो वाला फीडबैक का पॉइंट हो जो इस पे आप भी मुतमिन है लेकिन वो आपके लिए अनकंफर्टेबल भी हो। यानी इट शुड क्रिएट सम सेंस ऑफ स्ट्रेस इन यू कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये ठीक नहीं कर सकता, या ये मेरे अंदर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप इसको प्रॉब्लम ना समझ रहे हो। तो ये आपने चंद चीज़ें जो हैं इनके ऊपर गौर करके तो अगले सेशन में इसको शेयर करना है इंशाल्लाह। वील बी टॉकिंग अबाउट इट वेरी ब्रीफली। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि उस प्रोसेस के अंदर अ, जिस हद तक हो सकता है इस लिमिटेड टाइम में उस प्रोसेस का एक तारुफ करा दूँ। हम जिस तरह मैंने गुजारिश की कि एक ओवरव्यू आज करेंगे इस इन 3 स्टेजेस का। इन 3 स्टेजेस में जो हमने इग्नोरेंस से इंटरनलाइजेशन, 3 ट्रांजिशंस हैं। ये 3 स्टेजेस नहीं है, स्टेजेस तो ये 4 हैं, लेकिन 3 बीच की ट्रांजिशंस हैं, उनका हम ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैंने आपके साथ शेयर की है वो ये है कि इस पर्पस ऑफ जर्नलिंग एट द 3 स्टेजेस, इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए जो मकसद है उसका, ताकि आप अपना अगर ये कस्टमाइज़ भी करें जर्नल, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवालात मैंने आपको दिए हैं वही रखें आप उसके उसमें इजाफा भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट द पर्पस इज़ एट द फर्स्ट स्टेज, जो पहली स्टेज है इग्नोरेंस टू एक्सपोजर, इसका मकसद है क्रिएट सीइंग। ये जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि गेट फीडबैक, आस्क फॉर फीडबैक, उनसे कहें कि मुझे वो एक पॉइंट बताएं। फीडबैक तो एक जनरल टर्म है ना, कि आप मुझे फीडबैक दें मेरे बारे में, आपकी क्या राय है, नहीं, ये नहीं, बल्कि एक वो पॉइंट बताएं कि जो आई यू थिंक दैट आई शुड इम्प्रूव इन माई सेल्फ एंड विच वुड हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट on me as well as on my relationship, or you can say on my work, whichever is more important to you. I think relationships are very important. तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है, जो पहली स्टेज पे हम जर्नल करते हैं, उसका मकसद है क्रिएट सीइंग। आई शुड बिकम अवेयर, मेरे अंदर ये अवेयरनेस डेवलप हो जाए कि मुझे किस चीज़ पे काम करना है। एक्सपोजर से जब हम इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं तो अब मुझे ये डिटर्मिन हो चुका हुआ है कि मैंने किस चीज़ पे काम करना है। आई सी द प्रॉब्लम दैट आई वुड लाइक टू करेक्ट, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड थ्रू प्रैक्टिस। और इसमें जो पहला है, व्हाट द जर्नल इज ट्राइंग टू डू इनसाइड यू, इट इज डेवलप अवेयरनेस, इंटरप्ट इल्यूजन, अलाउ ट्रूथ टू एंटर। दूसरी स्टेज पे जो व्हाट द जर्नल इज ट्राइंग टू डू इनसाइड यू इज कन्वर्ट अवेयरनेस इनटू रिपीटेड डिलिबरेट प्रैक्टिस। और तीसरी स्टेज पे जो मकसद है उसका वो ये कि अब वो सेटल हो सके, जो चेंज मैं अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू प्रैक्टिस, वो सेटल हो सके।
सेटल होने का मतलब क्या होगा कि वो यू सी दैट इमर्जिंग, यानी वो जो बिहेवियर है वो विदाउट मच एफर्ट, जैसा कि एक्सपोजर से इंटीग्रेशन की स्टेज पे हो रहा था, वो एफर्ट की कमी हो गई है। द बिहेवियर इमर्जेस नाउ। वो जो एटीट्यूड है, मुझे अगर थॉट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है तो वो थॉट्स जो हैं, नाउ दे बिकम आई बिकम वेरी अवेयर कि ये जो थॉट है ये मुझे ख़राब कर रही है, मुझे इसमें ज़्यादा डिलिबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आई शुड स्टॉप इट। रिड्यूस इंटरफेरेंस, यानी मेरी तरफ से जो कॉन्शियस इंटरफेरेंस होती है वो कम होने लग पड़ी है। अब एक नौयत की ऑटोमेशन पैदा हो रही है उस बिहेवियर में। मैं अगर एक चीज़ चाह रहा था कि वो मुझे तब्दील करनी है, तो अब वो तब्दीली मेरी कॉन्शियस एफर्ट के बगैर कुछ आ रही है। अब ये मेरा बिहेवियर से बढ़कर मेरी आइडेंटिटी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आई एम नो लॉन्गर समबडी हु इज़ ट्राइंग टू, लेट्स से, बी पोलाइट। आई एम अ पोलाइट पर्सन। ठीक है, ये जो पोलाइटनेस है ये मेरी अब सिर्फ एक इंटरेक्शन में नहीं, उसमें फैल भी रही है। फर्स्ट वी लर्न टू सी, देन वी लर्न टू प्रैक्टिस, देन वी लर्न टू ट्रस्ट। ट्रस्ट आवर प्रैक्टिस। ठीक है जी, द ट्रस्ट इज दैट मैंने अब इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये आहिस्ता आहिस्ता इस जगह तक पहुंचती है बात। अगर इसको इस वक्त चूंकि वो तब्दीली अगर कोई आप लाना चाह रहे हैं तो वो मुश्किल लग रही है, तो आपको ये बहुत दूर की बात लग रही है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हो चुका हुआ है। You have experienced it many times that you started learning a skill and it was very difficult to begin with. And then one day, एंड टुडे व्हेन यू प्रैक्टिस दैट स्किल, तो वो बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के ही कर रहे होते हैं आप। आपने लिखना सीखा है, आपने कोई स्किल दूसरी सीखी होगी, वो जो स्किल्स जो भी सीखी हैं उनमें एक हार्ड वर्क था। बिलअमूम ये जो आपने लोगों के बारे में सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही हूँ यार, मैं नहीं बदल सकता, ये आमतौर पर एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन की स्टेज पर गिव अप करने वाली बात होती है। यानी इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग विच इज़ अगेंस्ट योर नॉर्मल रूटीन, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने उठना शुरू किया सुबह के टाइम पे, कोशिश कर रहे हैं कि मैं लेट उठता हूँ, मैं सुबह उठना शुरू करूँ, और आपने 3 दिन अलार्म लगाया और नहीं उठ सके, अलार्म बंद करके फिर सो जाते थे। तो आपने इसको 3 4 5 10 दिन के बाद ये सोचा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, और इधर आपने गिव अप कर दिया। तो ये जो एस्पेक्ट है कि वो प्रैक्टिस जब शुरू हुई तो आपको उसके उसमें फ़ौरन बेहतरी चाहिए थी। इसके नतीजे में फिर आम तौर पर वी हाइड बिहाइंड सच एक्सक्यूजेस एज आई एम लाइक दैट, मैं नहीं बदल सकता। तो फर्स्ट वी लर्न टू सी, देन वी लर्न टू प्रैक्टिस, एंड देन वी लर्न टू ट्रस्ट। इसमें जो जर्नलिंग है, फ्रॉम इग्नोरेंस टू एक्सपोजर, इसमें दिस जर्नल इज़ नॉट अबाउट इम्प्रूवमेंट येट। ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, बल्कि इम्प्रूवमेंट का दरवाज़ा खोलने के लिए जर्निंग है। इट इज़ अबाउट मेकिंग द ब्लाइंड स्पॉट विजिबल। मेरी ज़िंदगी का जो ब्लाइंड स्पॉट है वो मुझे दिखे। जो क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आमतौर पर क्या चीज़ें पूछ रहे हैं कि मैं किस चीज़ में थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करता हूँ, व्हाट अनसेटल्स मी। ठीक है, मुझे किस चीज़ से कुछ थोड़ी सी अनसेटल्ड फीलिंग होती है। वेयर डिड आई फील डिफेंसिव, अपने आप को मुझे डिफेंड करने की किधर ज़रूरत पेश आ रही है। व्हाट ट्रूथ डिड आई रेजिस्ट, व्हाट माइट आई बी अवॉइडिंग। ये वाले क्वेश्चंस हैं। अब आप इनको अपने तौर पर रिफ्रेम कर लें बेशक, यानी आपने इसको इस तरह से देखना है। अभी जो मैंने आपसे कहा कि फीडबैक लेंगे, तो इफ़ यू फील अनसेटल्ड, इफ़ यू फील दैट यू वांट टू डिफेंड योर सेल्फ, दैट इज़ वेयर योर द प्रॉब्लम इज़। ठीक है जी, वो है जिसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। These questions direct attention towards discomfort, मेरे अंदर का डिस्कम्फर्ट, मेरे अंदर की कॉन्ट्रडिक्शन। मेरे आइडियल्स कुछ और हैं, मेरे काम कुछ और हैं, लेकिन मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ। एंड क्रैक्स इन सेल्फ इमेज, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे सेल्फ इमेज के अंदर जो क्रैक्स हैं वो थोड़ा सा विजिबल कर रही हैं। ये जो फीडबैक होगा, दे ट्रेन द माइंड टू टॉलरेट एक्सपोजर इंस्टेड ऑफ फ्लीइंग इट। बजाय इसके कि एक्सपोजर से हम भागें, आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह, हम उसको टॉलरेट करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं इस जर्नलिंग में। और ये इसके बारे में भी बड़ी यूँ समझ लें कि इट्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। यू माइट हैव लर्न टू राइट। ये लोग मेरे से पूछते हैं क्या ये हो सकता है कि एक आदमी जो है वो किसी चीज़ में एक्सपोजर पे हो, किसी चीज़ में इंटीग्रेशन पे हो, किसी चीज़ में इंटरनलाइजेशन पे। ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है जिस तरह से आप स्किल सीख रहे हैं।
ठीक है, आपको एक स्किल बड़ी अच्छी आ गई है, आपने लिखना सीखना शुरू किया था व्हेन यू स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, एंड टुडे यू राइट वेरी फ्लुएंटली, मिसाल के तौर पर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्विमिंग करनी भी आ गई है, तो मे बी यू हैव टू लर्न टू डू दैट, और वो फिर आप ज़ीरो से शुरू करेंगे। बिल्कुल वैसे ही ये जो तब्दीलियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें भी ऐसे ही होगा कि पेशेंस हो सकता है डेवलप हो गया हो, लेकिन मिसाल के तौर पर कंपैशन अभी ना डेवलप हुआ हो, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट स्केल, ये दो दो डिफरेंट फैसेट्स हैं इसके। ठीक है जी, यानी वो आपको उस फैसेट पे तो आपने काम किया और उसमें आपने अच्छी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन दूसरा फैसेट हो सकता है अभी काम ना हुआ हो। इसके बाद जर्नलिंग जो है दूसरे लेवल पे, एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन में, इसमें वंस द ट्रूथ इज सीन, जर्नलिंग चेंजेस फंक्शन। अब क्या फंक्शन है? नाउ द क्वेश्चन यू आस्क इज, मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ, मैं किन किन जगहों पर रिहर्स कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर पेशेंस के मौके किधर किधर आते हैं ज़िंदगी में, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उनमें आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। व्हाट डिड आई नोटिस व्हेन आई ट्राइड, अंदर की फीलिंग क्या थी मेरी, मैं क्या सोच रहा था, किस वजह से ये नहीं हो सका, व्हाट हेल्प्ड और हिंडर्ड, हाउ डिड आई हैंडल दैट सिचुएशन, उसमें किस चीज़ ने हेल्प किया, किस चीज़ ने हिंडर किया। ये चीज़ें जो हैं ये आप जब नोटिस करना शुरू करेंगे तो यू स्टॉप, यू स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम दोज थिंग्स विच आर सपोर्टिव, एंड यू स्टार्ट taking, precautions against those hindrances. These questions convert insight into, जो हमें insight मिली थी एक्सपोजर में, उसको अब वो repetition, स्ट्रक्चर और डिलिबरेट एफर्ट में ढाल रहा है। दिस जर्नल बिल्ड्स मसल मेमोरी, इट ट्रेन्स द नर्वस सिस्टम थ्रू कॉन्शियस रिहर्सल। और आखिरी स्टेज जो है, जो कि इंटीग्रेशन से इंटरनलाइजेशन की स्टेज है, उसमें एट दिस स्टेज द बिहेवियर एग्जिस्ट्स। अब वो जो हम चेंज लाना चाह रहे थे, वो नया बिहेवियर आ गया है। द डेंजर इज नो लॉन्गर इग्नोरेंस और इनएक्शन। पहली स्टेज पे इग्नोरेंस डेंजर है कि हम अपनी आंखें बंद कर किए रखेंगे तो इग्नोरेंस में ही रहेंगे, और दूसरी स्टेज में आप अगर 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं तो इनएक्शन है जो कि प्रॉब्लम है। अब जो प्रॉब्लम है वो असल में ओवर कंट्रोल है। यू आर स्टिल वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। कोशिश कर रही हैं कि मैं ज़्यादा अपने आप को तैयार करता हूँ हर चीज़ के लिए। नो, लेट लेट नेचर टेक इट्स कोर्स नाउ, और अब उस हैबिट को अच्छी तरह से रिलैक्स तरीके से अपने अंदर शामिल होने दें। तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। अब ये देखना है आपने कि मैं किधर किधर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं अभी भी किधर किधर अपने आप को हैबिट फॉर्मेशन की तरफ नहीं लेके आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। When did the new response emerge on its own? बहुत ज़्यादा कोशिश के बगैर वो नया रिस्पॉन्स आ गया। वट आइडेंटिटी इज़ फॉर्मिंग, वट वुड ट्रस्टिंग लुक लाइक। अगर मैं ट्रस्ट करूँ कि मैं ये कर लूँगा इंशाल्लाह, जब टाइम आएगा तो इट विल हैपन, तो हाउ विल आई, वट विल, वट डू आई नीड टू डू फॉर दिस पर्पज। इमर्जेंस इंस्टेड ऑफ करेक्शन। अब जो है सिचुएशन, क्वेश्चन जो है वो इस तरफ आपकी डायरेक्शन अटेंशन डायरेक्ट कर रहे हैं कि लेट माई बिहेवियर इमर्ज, rather than controlling it, let me allow it to emerge. Recognition instead of effort. मैंने जब रिकग्नाइज कर लिया है तो अब मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपने तरीके पर जो मैंने नई हैबिट फॉर्म की है वो खुद से मैनिफेस्ट होगी। आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई बिहेवियर, नाउ आई एम कंट्रोलिंग द आइडेंटिटी दैट इज़ फॉर्मिंग। आई एम फोकस्ड ऑन द आइडेंटिटी दैट इज़ फॉर्मिंग। मैं अब एक ज़्यादा साबिर इंसान बन गया हूँ, या बन रहा हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से। द जर्नल इज़ नो लॉन्गर पुशिंग ग्रोथ, इट इज़ प्रोटेक्टिंग ग्रोथ फ्रॉम इंटरफेरेंस। ग्रोथ हो गई है, लेकिन अब अगर उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी तो वो इसी जगह तक रहेगी, वो बिहेवियर तक रह जाएगा, वो आइडेंटिटी नहीं बनेगी। मुझे उसको आइडेंटिटी की फॉर्मेशन की तरफ लेके आना है इंशाल्लाह। ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इसी से कनेक्ट करके आपके साथ जो मैंने आज एक्सरसाइज की है, जो मैंने आप रिक्वेस्ट की है, तो उसको हम एक सेशन में, फिर उसके बाद हम वापस उस पे आएंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं
कि जिसमें आप फेथ्स बेस्ड रिस्पॉन्सेज के हवाले से जो प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि असल में जो हमारा ये टॉपिक है ये उससे रिलेटेड है। आपको याद होगा कि मैंने जब ये फेथ बेस्ड रिस्पॉन्सेज की बात की थी, उसके बाद मैंने ये बताया था कि जब हम इसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और ये करना चाहते हैं, आप में से हो सकता है कि बाज़ लोगों ने, ज़ाहिर है इस माशरे में, इस हमारे अपने जो बड़ों का तरीक़ाकार है उसमें तरबियत पाई है जिसमें रिलीजन बस कुछ फैक्ट्स के तौर पे बता दिया जाता है। मज़हब हमारी ज़िंदगी है। ये जो एस्पेक्ट है, यानी मैं जब खुदा के आगे सबमिट करता हूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी खुदा के आगे सबमिट करती है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ और रोज़ा रखता हूँ और जिधर कोई ज़रूरतमंद नज़र आ जाए उसकी मदद करता हूँ, बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरे साथ होने वाले वाक़यात, ये खुदा के आगे सबमिटेड रहेंगे। ये जो एस्पेक्ट है इसको भी अगर आप लेके आना चाहें तो ला सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेयर वी टुक दीज स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका मकसद भी ये था। और फिर इंशाल्लाह फ्रॉम देयर वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर टॉपिक कि अब हम उन चीज़ों को, इस फेथ बेस्ड को याद किस तरह से, इसके बारे में कॉन्शियस किस तरह से ज़्यादा रहें, इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे जी। मैं अब आपके सवालों के लिए हाजिर हूँ जी। फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो है फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंटरनलाइजेशन, इसमें हाउ हाउ डज ओवर कंट्रोल बिकम अ प्रॉब्लम? बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैं ये करती हूँ, लाइक ओवर कंट्रोल आ जाता है मेरे अंदर कि इसमें बहुत ये ज़्यादा देखें, चेक दो करना अपने चीज़ें आप हैं। को। हाँ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक ये है कि वो हैबिट फॉर्म हो गई है, आप बिलमूम वो ऑन योर ओन कर रहे हैं, वही काम करते हैं जो आप जिसको स्ट्राइव कर रहे हैं। अब ओवर कंट्रोल प्रॉब्लम है, इससे पहले ओवर कंट्रोल प्रॉब्लम नहीं है। असल में वो जो एफर्ट है वो इस ओवर कंट्रोल ही की है। मैंने अपने आप को रोका हुआ है कि मैं, जो मेरी इंस्टिंक्ट थी, जो इससे एक्सपोजर से पहले थी, इग्नोरेंस की हालत में जो मैं कर रहा था, मैंने उससे अपने आप को कंट्रोल करके ही रोकना है। वो जब मैंने उसको रोका हुआ है तो अब मेरी एक ईज डेवलप हो गई है। आई जनरली डू नॉट रिस्पॉन्ड इम्पल्सिवली, फॉर इंस्टेंस। अब ओवर कंट्रोल प्रॉब्लम है, इससे पहले नहीं प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इसको समझ लें। इसके बाद असल में क्यों प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि जितना आप उसको कॉन्शियस में रखेंगे, ये इसी तरह से है कि आप आज भी पेंसिल पकड़ते हुए ये सोचें कि पेंसिल पकड़नी किस तरह से है, क्या मैंने ठीक पकड़ी हुई है। जिस तरह उस आपने पकड़नी है उस तरह पकड़ें, ठीक है। यानी वॉट एवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल उस तरह से पकड़ें, आपकी स्किल डेवलप हो गई है अब। अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा भी हो सकता है ना, मतलब जिस बहुत तरह जी। साल डेढ़, बिकॉज इसमें ये एक लीनियर प्रोग्रेस तो नहीं होती है। मतलब बीच में कभी-कभार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं कि आप गिव अप कर देते हो, फिर आप दोबारा शुरू करते हो एंड मतलब अपहिल डाउनहिल इसमें चलता रहता है। तो ये, तो इसमें आप कह नहीं सकते कि इट विल टेक 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, 6 मंथ्स मैं आमतौर पर तभी कहता हूँ जी जिस वक्त इस पर कंसर्टेड एफर्ट हो, ठीक है जी। तो फिर मेरा ख्याल है 6 महीने में आपको विजिबल चेंजेस कुछ दिखने लग पड़ते हैं इस एज में आके। यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एज वे यू हैव बिकम कॉन्शियस एंड यू नो व्हाट यू वांट टू डू। तो इसके बाद असल में आपको, अगर ये जर्नलिंग, जर्नलिंग क्या करती है, आपको जब ये बताती है ना कि क्या चीज़ मुझे हिंडर कर रही है, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश, क्या चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है उस चीज़ में ज़्यादा इंडल्ज करने की कोशिश, तो ये आपको इंशाल्लाह इन टाइम, इन इन रीजनेबल टाइम आपके अंदर कुछ चेंजेस बर्पा कर देगी, ठीक है। वो जो गिव अप है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मैंने गिव अप कर दिया तो फिर एक सीरियस प्रॉब्लम है, या मैंने मेहनत नहीं की, या ये गिव अप करना उतनी ही सीरियस प्रॉब्लम है, कई दफ़ा उससे भी ज़्यादा हो जाती है, कि हम उसको एक इंटेंशनल इग्नोरेंस को मेंटेन करें। यानी मैं मिसाल के तौर पर अपने मज़हब को इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि उसके नतीजे में जिम्मेदारियां आयद हो जाएंगी। अगर ये इंटेंशनल इग्नोरेंस मैंने सपोर्ट की हुई है अपने रेन में, तो उसके नतीजे में एक सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और ये जो है, इसी तरह से गिव अप करना, ये इस चीज़ का
बेसिकली ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वो जो एफर्ट है, मैं उसको फेलियर समझ रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, आज मैं अगर नहीं उठ सका हूँ टाइम पे, तो इसका मतलब है कि फिर मैं वो नहीं हूँ। आई हैव टू गिव इट एन एफर्ट। और ये एफर्ट अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये 6 महीने होगी या कितना होगी, यानी ये एफर्ट करते हुए जान देनी है। ये है जो आइडियल हमें बनाना है, क्योंकि ये कोई ना कोई फैसेट हमारा इम्प्रूवमेंट का रहेगा। जी, वो ही मैं मतलब यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम इसे टाइम बाउंड तो नहीं कर सकते ना, मतलब ये तो एक जर्नी राइट। रहेगी और इसमें बस एब्सोल्युटली। मेन चीज़ ये है कि हम गिव अप ना करें। हो सकता है बिल्कुल। कि हमारी एक हैबिट को बहुत साल लग जाएँ और कोई दूसरा उसमें जो है ना 6 मंथ्स में जो है ना उसे ओवरकम कर ले, बट बिल्कुल। कंपैरिज़न से बचना है और जो गिव अप एब्सोल्युटली। नहीं करना बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को कंपैरिजन से बचाना है। आपकी एक चीज़ जो है वो आपके लिए आसान या मुश्किल हो सकती है, ना तो उस चीज़ में जिसमें जो आपके लिए आसान है उसमें दूसरे को कमतर समझें, और ना जो आपके लिए मुश्किल है उसमें दूसरे को बरतर समझें। ये आपकी एक यूनिक अल्लाह ताला ने हस्ती बनाई हुई है। उसको इंजॉय करें और उसको चेरिश करें और उसको डेवलप करें। दैट इज़ द होल आइडिया। उसी की जी, जिम्मेदारी ये है हमारे। बिल्कुल आपने सही कहा। जी, बिल्कुल, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम भी हो जाती है कि जो हमारे लिए ईज़ी होता है उसमें उसमें हम दूसरों को जो है ना जज करने लग जाते हैं, कि ये क्यों नहीं हम्म। कर पा रहे। वो भी बिल्कुल। कंपैरिज़न ही हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। ये थैंक यू। वेलकम जी। मोहित साहब, क्या ये कहना भी ठीक होगा कि इसमें हमारे परसेप्शन का बड़ा दखल होता है? यानी अगर हम अ, किसी भी अपनी हैबिट को चेंज करने के बारे में इनिशियली हम शुरू में ही परसेप्शन ये रख रहे हैं कि जी ये तो एक मुश्किल काम होगा, एक अनप्लेजेंट काम होगा, मुझे इसमें एफर्ट लगेगी, वर्सेस कि वी गो इनटू दिस विद एक्साइटमेंट और ये सोच के कि ये तो बड़ी डिजायरेबल चीज है और जेन्युइनली डिजायरेबल, आई वांट इट। हम्म। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इन दोनों सोचने के तरीकों का इम्पैक्ट आएगा कि हमें कितनी जल्दी वो चेंज हमारे अंदर इंस्टॉल हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। इसीलिए जो है ना, आमतौर पर इस तरह की चेंजेस जो सीरियस चेंजेस होती हैं ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो होती हैं, मैंने आपको बताया था कि एक चेंज वो होती है जो इन्फॉर्मेटिव चेंज होती है। मुझे ये मालूम हो गया तो मुझे मसला हल हो गया। नहीं, मेरी मेरी प्रोसेसिंग चेंज होगी, मैंने ज़िंदगी को देखना चेंज करना है अपना। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस होती हैं, इसमें मैं आम तौर पर लोगों से ये पूछता हूँ कि ये क्यों करनी है। दे हैव टू हैव अ बिग वाई फॉर दैट। ये जो बात है कि उसकी वजह से वो एक्साइटमेंट या वो मोटिवेशन पैदा होती है कि मैंने इस मेहनत के दौर से गुजारना है अपने आप को। ये रमज़ान का टाइम आ रहा है, उसमें मैंने एक मुश्किल इबादत को सरअंजाम देना है पूरी तरह से, और पूरी खुशनुदी से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सरअंजाम देना है। इस भूख और प्यास से घबराना नहीं है। ये जो एस्पेक्ट है, ये देखें आप कि ये तरबियत किस तरह की हो रही है कि अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जो आप अपने आप को रोज़ों से गुजारेंगे, वो हर तरह के रोज़े होंगे ना। यानी वो जो है, हज़रत मरियम ने रोज़ा रखा हुआ है खामोशी का, तो कई दफ़ा खामोशी का रोज़ा भी रख लेना चाहिए कि मैं ज़रा चुप रहूँगा आज लोगों में बैठ के। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, करके देखते हैं। ट्रू। ट्रू। वेरी ट्रू। जो वाई है वो क्रिटिकली क्रिटिकली सिग्निफिकेंट वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट। है। शुमाइला, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं चूँकि इसमें नई हूँ तो मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। मुझे तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि सर जब हम किसी से फीडबैक लेंगे, तो उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है और हम किस फीडबैक पे काम करेंगे? जैसे सर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, जो मुझे कहती हैं कि मज़हब तुम पढ़ रही हो लेकिन पर्दा नहीं कर रही हो। अब ये वो बात मुझे काफ़ी सीरियसली कहती हैं, मैं काफ़ी इस पे गौर भी करती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही और क्या मैं इस फीडबैक पे जाऊँ?
और इसी तरह सर मैं अपने हस्बैंड से जब पूछती हूँ सर, वहाँ पे तो एक लिस्ट है जिसमें मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो सही सर है। मैं कहती हूँ कि मैं तो कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी, मैं किस-किस अपनी ज़ात के हिस्से पे काम करूँगी। तो सर मतलब एक सीरियस फीडबैक कौन-सा होगा जिस पे वाक़ई काम करूँ? और दूसरा आप सर ये कि मतलब जी। जी सॉरी, प्लीज प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। सर क्या ये जो जर्नल्स हैं ये सिर्फ़ हमारे ज़ात की जो ख़ामियाँ हैं हम उनको अगर इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें हेल्पफुल होगा? या सर जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो हमारी कुछ आदतें हैं, जो हम चेंज करना चाहते हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा? जैसे सर मेरी एक ख़ामी है कि मैं फ़ोकस नहीं कर पाती, मैं भूल जाती हूँ। बहुत ठीक से है। अच्छे काम करना भूल जाती हूँ जो मैंने लिस्ट डाउन किए होते हैं लेकिन जब वो वक़्त पे मुझसे हो नहीं पाते। वो इसमें बड़ी लिस्ट देखना ही छोटी-सी भूल जाती हैं। वो लिस्ट देखना ही भूल जाती हूँ। इतनी हम्म। मतलब मुझे भूलने की प्रॉब्लम है। और ये सर राइट। मतलब अब स्टार्ट हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रही कि अफ़सोस होता है कि अगर मैंने ज़िक्र या अज़कार करने वो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मग़रिब के टाइम में वो भूल जाऊँगी। और इस तरह की ठीक। सर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं भूल जाती हूँ और फिर मुझे बाद में अफ़सोस होता है। ये जो आपने पहली बात फरमाई ना कि बहुत सारे फीडबैक जो हैं उनमें से कौन सा सिलेक्ट किया जाए, वो आपको अल्टीमेटली यू आर द डिसीजन मेकर। आपने ये फैसला करना है। सब इसमें दो स्टेप्स कर लें। नंबर वन स्टेप ये है कि आप वो सारे फीडबैक्स रॉ फॉर्म में पहले तो जमा कर लें। रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म का मतलब है किसी ने क्या कहा है उन अल्फाज ही में जमा कर लें, उनको लिख लें कि इसने ये कहा है, इसने ये कहा है। इसके बाद उनको कोशिश करें कैटेगराइज करने की। आपको लगेगा कि कुछ जगहों पर मसला ये है कि मैं इम्पल्सिवली बात कर देता हूँ, ये इस कैटेगरी की चीज़ें हैं। कुछ जगहों पर ये है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता हूँ फॉर इंस्टेंस, ये एक और कैटेगरी की चीज़ें हैं। अब इनको जब आप कैटेगराइज करेंगे तो असल में वो जो बात करने वाले ने हो सकता है की हो एक एस्पेक्ट से कि तुम दूसरे को बात पूरा नहीं करने देते। ठीक है। तो ये बेसिकली इस कैटेगरी में आएगा कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर फॉर इंस्टेंस, वो ये कह रहा है। तो इस कैटेगरी की चीज़ों पर एक काम कर लें, यानी वो आपकी अगर 10 चीज़ें होंगी तो हो सकता है 3 कैटेगरीज बन जाए। तो इट विल बिकम ईजियर जब आप उसको ग्रुप कर लेंगे कि ये किस ग्रुप की चीज़ें हैं, ये इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये कि इसमें ये देख लें आप कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से कौन सा है। ऐसा नहीं कि हमने सारों पे काम नहीं करना, हम एक एक करके करते हैं। और वो पिछली दफ़ा अली ने बात की थी ना कि आप एक काम जब इस प्रोसेस को इख्तियार कर लेंगे ना, तो आपके लिए दूसरे कामों को लेना और उनको सरंजाम देना आसान हो जाएगा। तो वो एक एक करके लेंगे इंशाल्लाह। वो जो 6 महीने का प्रोसेस है वो एक पे अगर पूरा हो गया तो दूसरे के प्रोसेसेस में आपको ये हौसला मिल जाएगा कि जब मैं कोशिश करूं तो मैं ये कर सकता हूं। और वो जो गिव अप करने की इंस्टिंक्ट होती है आदमी की, अगर मेरे से हो नहीं रहा तो वो ज़रा कम हो जाती है। दूसरा काम ये कर लीजिए कि अपनी जो लिस्ट होती है ना, अगर तो वो कोई वन टाइम लिस्ट है दिन में देखने की, तो उसका खुद एक टाइम सेट कर लें। यानी मैंने अपनी लिस्ट देखनी है 12 बजे या 3 बजे या 2 बजे, ये आप खुद एक उसको तय कर लें कि ये करनी है। वो उसकी हैबिट फॉर्म कर लें सबसे पहले। और बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छा है, अगर आप इफ़ यू कीप लिस्टिंग देम डाउन तो उनके ऊपर काम करना शुरू करें। एंड स्टार्ट इस तरह से शुरू करें कि वही बात कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ये हो सकता है कि किसी दिन मगरिब के बाद वो अज़कार मिस हो जाएं, लेकिन अगर मैंने ये फ़ैसला किया हुआ है कि मैंने वो ज़िक्र करने हैं, तो फिर मैं वो ज़िक्र कल फिर ट्राई करूँगी और परसों फिर ट्राई करूँगी। आई विल नॉट लीव देम। बाकी रहेगी ये बात कि अगर कोई लोगों का ख्याल ये है कि आप मज़हब पढ़ती हैं और उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई अमल नहीं करती हैं, तो आपसे मज़हब का जो तकाजा है जी, वो किसी के स्टैंडर्ड पर अमल करने का नहीं है। आपसे अपने स्टैंडर्ड पर अमल करने का, जो आपने मज़हब को समझा है। अल्लाह ताला आपसे वो पूछेंगे कि आपने क्या समझा था, और जो समझा था उसमें आपने क्या समझा था मज़हब को। इसको पहले रीफ्रेम करते हैं, यानी आपने अपने लिए अल्लाह ताला का क्या हुक्म समझा था। इसके बाद उस हुक्म को अपने परवरदिगार का हुक्म समझते हुए आपने हत्तुल वसा कोशिश की कि मैंने इस पर ज़िंदगी गुजारनी है, इसको अमल में लाना है। अगर तो इसमें प्रॉब्लम है तो ये वो प्रॉब्लम है जिसको हमें इस पे देखना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आप लाएं तो बेशक इस प्रॉब्लम ही को ले आएं कि ये, मिसाल के तौर पर, दिस इज़ व्हाट यू फील
कि पर्दा मज़हब की रिक्वायरमेंट है, आपकी अपनी ज़ाती राय है कि पर्दा मज़हब की रिक्वायरमेंट है और मैं नहीं कर रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस पर काम करना चाहिए। यानी देखें, इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये तो पॉसिबल है कि आज आप एक चीज़ पे काम करके उसको ठीक करें और बाद में उसी के नतीजे में एक और एक्सपोजर हो जिससे पता चले कि वो मेरी राय गलत है और फिर वापस हमें ठीक करना पड़े। यानी ये एक प्रोसेस है, ज़िंदगी भर चलना है। मज़हब कोई बनी बनाई चीज़ अगर आपने लेनी है तो फिर तो उसका फ़हम से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यानी मैंने एक गिवन चीज़ है, 100% डेवलप्ड चीज़ है जिसको के लोगों को पहुंचा दी है। अगर तो ये सिचुएशन है तो फिर और बात है। और अगर एक चीज़ मज़हब एक समझने की और समझाने की चीज़ है तो फिर उसके समझने मुझे जो आज जिस स्टेज पे मैं समझ रहा हूँ उसकी स्टेज भी डेवलप होगी और उसके नतीजे मेरी आरा भी फॉर्म होंगी, चेंज भी होंगी। कुछ इज्तिहादात हैं जो मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में करता हूँ वो भी हो सकता है चेंज हो। इसके लिए भी आपको कॉन्टिन्यूसली अपना जो वो है इग्नोरेंस टू एक्सपोजर की स्टेज के लिए अपने आप को ओपन भी रखना है। तो दीज आर सम वेरिड एडवाइसेस जो मैं चाहूँगा कि आप इनको नोट करके इन पे गौर कर लें। जी सर, ज़रूर। लेकिन सर, क्या ये ज़रूरी है कि हम लोगों के फीडबैक लेके उस पे काम करें? मुझे मैं अ, मतलब मेरे अंदर क्या ख़ामियाँ ये मैं ढूँढूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सर, जब आप ऐसे चौराहे में खड़े होके किसी को कहोगे ना कि मतलब मुझे फीडबैक दो, तो सर वो इतनी ज़्यादा वो खुल जाएँगे और हम सब चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएँगे, हर चीज़ पे काम नहीं कर पाएँगे, और मुझे तो लगता है कि हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। नहीं, आप उनको क्योंकि सिर्फ अगर इतना रिश्ते कहें कि मैं ये फीडबैक इसलिए नहीं ले रही कि मैंने सारी चीज़ों पे आज ही काम शुरू कर देना है। मैं ये फीडबैक इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे इनमें से वो एक चीज़ सेलेक्ट करने में आसानी हो कि जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि मैं आपकी बताई हुई चीज़ों पे आप इस तरह भी कह सकती हैं कि आपके ख्याल में सिर्फ एक पॉइंट आपने मुझे बताना है कि जो अगर मैं अपने अंदर चेंज ले आऊँ तो वो दैट विल हेल्प मी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। वो एक पॉइंट क्या होगा? आप फीडबैक को रिस्ट्रिक्ट कर दें अगर आपको ये खौफ है कि लोग बहुत ज़्यादा दे देंगे तो उसको इस तरह से कर दें कि वो एक पॉइंट बता दें जी आप। सर, और मुझे लगता है कि सर, फीडबैक में भी जो हमारे में जो सबसे जो फेवरेट पर्सन होता है ना, हम उसके फीडबैक को ही एक्सेप्ट करें। कि जिस तरह मुझे कुछ अपना अंदाज़ा है, मुझे लगता है कि मेरा जो बेटे ने जिन में मुझे कहते हैं ना मेरा बेटा, मैं सबसे पहले उसमें इम्प्रूव करूँगी, और जो मेरे हस्बैंड कहेंगे ना, मैं कहूँगी ये बस ऐसे ही हर वक़्त कहते रहते तो हैं सर, ये बड़ी मेरी तरफ से वो मतलब ज़्यादती होगी। जो सबसे करीब बंदा है, मैं उसको सुनूँगी ही नहीं, बॉदर ही और नहीं हो सकता है कि करूँगी। शायद आप अगर ये तरतीब बदल लें और आप ये फैसला कर लें कि जो हस्बैंड कहेंगे मैं सबसे इम्पोर्टेंट उसको समझूंगी, तो वो जो पॉइंट्स आप कह रही हैं कि वो पूरी लिस्ट दे देंगे, हो सकता है वो लिस्ट वैसे ही कम हो जाए। जी सर, जी सर, इंशाल्लाह। ठीक जी, थैंक यू। थैंक यू सर। दो छोटे छोटे कमेंट मोहित साहब, मेरी बहन की बात से मुझे ख्याल आ रहा है। एक तो आई थिंक जो अ, इस प्रोसेस में एक शायद छुपी हुई बड़ी अहम बात है, वो ये है कि फीडबैक या जो भी हम हैबिट चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी हम ग्रोथ पैट का स्टेप लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने उसको अपना बनाना है। तो अगर राइट। फीडबैक भी मुझे मिल रही है किसी से, तो पहली स्टेज में, पहले स्टेप पे तो मैं कह सकता हूँ कि जी ये फीडबैक मुझे किसी ने दी। हम्म। लेकिन अब जैसे आप कह रहे थे ना कि उसको कैटेगराइज करना है, इसमें बेसिकली अब ये मेरा फैसला बन रहा है, अब ये मेरी फीडबैक टू माई सेल्फ बन रही है, हम्म। जिसमें कॉमन सेंस के और बाकी भी चेक्स लग जाएंगे। हम्म। बिल्कुल। जैसे अगर मुझे बिल्कुल। कोई ऐसा मशवरा कोई दे देता है कि जो मेरी फंडामेंटल वैल्यूज के ही अगेंस्ट है, या राइट। मैं जानता हूं कि वो उन्होंने मुझे जो चेंज करने के लिए कहा है, मेरा फैसला है कि मैंने अपने बारे में ये मामला नहीं बदलना, तो वो हमारे लिए एक इस हवाले से एक यूजफुल चीज है कि चलो एक ऑब्जर्वेशन मिल गई कि अच्छा मैं जो करना हम्म। चाह रहा था वो हो रहा है। जैसे अगर हम्म। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अच्छाइयों के बारे में दूसरों को ना बताऊं, मैं अपनी तारीफ खुद ना किया करूं, और मुझे ये फीडबैक मिलता है किसी से कि जी आप जरा अपने अपनी एडवर्टाइजिंग किया करें, लोगों को बताया करें ताकि आपकी कदर बढ़े,
तो मैं बस इस फीडबैक को खामोशी से ले लूँ, उनका शुक्रिया अदा करूँ और अब अपने फैसले पे कायम रहूँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और फीडबैक इसलिए मैं कह रहा हूँ, फीडबैक ज़रूरी मैं इसलिए समझता हूँ कि मैनी टाइम्स असल में अगर ये ब्लाइंड स्पॉट्स ना होते हमारे, तो फिर तो हम जानते होते। ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं एब्सोल्युटली। हमारे। हम मिसाल के तौर पर, मैं आपके साथ या अपने बेटे के साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कर जाता हूँ, कई दफ़ा मैं वो खुद नोटिस नहीं करता हूँ, वो मेरा बेटा ही बता सकेगा। या मैं अपनी एहलिया के एब्सोल्युटली। साथ बात करते हुए ऊंचा हो जाता हूँ, इफ़ आई लूज द द वॉल्यूम, बहुत हाई कर देता हूँ, तो वो शी वुड बी एबल टू टेल मी। ठीक है, मैं उसके बारे में अगर ब्लाइंड स्पॉट रखता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा, गौर करने से नहीं पता चलेगा। मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं जान सकूंगा जिनके बारे में मैं अवेयर हो चुका हूँ और अभी मैंने काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में मैं अवेयर ही नहीं हूँ। अच्छा, और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उस अवेयरनेस के जो स्टेज पर जो जर्नलिंग है, उसमें व्हाट मेक्स यू फील स्ट्रेस्ड इनसाइड। यार ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रही है कि ये कोई इंपॉर्टेंट मसला है, इससे मुझे निकलना है इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और अमूमन वही जो हमें अनसेटल कर रही होती है, वो वही मामला होता है अमूमन जिसमें हम खुद से छुप रहे होते हैं। राइट, राइट। इसीलिए डिस्टर्ब कर रही होती है कि वो हम घबराहट की वजह ये होती है कि हम हमारे लिए वो एक ऐसा मामला होता है जो शायद हमें किसी लेवल पे अंदाजा होता है, लेकिन हम उसे हमने दूसरा जो बांकें कमेंट बंद मैं की हुई करना चाह होती रहा था हैं। क्विकली। हम्म, बिल्कुल। दूसरा कमेंट, माजरत बहुत वक्त ले लिया मैंने, दूसरा जो कमेंट मैं जल्दी से करना चाह रहा था वो ये था कि स्पेशली फीडबैक मांगने के कॉन्टेक्स्ट में एक और बड़ी अच्छी रियलाइजेशन आ सकती है पोटेंशियली, अगर ऐसा मामला है तो, और वो मामला ये है कि शायद मुझे बेहतर दोस्त चाहिए। हम्म, आई नीड टू सराउंड माई सेल्फ विद इवन बेटर पीपल। वो कोट है ना कि आई एम द सम ऑफ द 5 पीपल आई स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। हम्म, जिन 5 लोगों के साथ मैं सबसे ज्यादा वक्त गुजारता हूँ, मैं बेसिकली वो बन जाता हूँ। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। मामला मैंने ऑब्जर्व किया है अपने बारे में भी और अपने आसपास भी, कि बहुत छोटा सर्कल हो जाता है हमारा, और वो सर्कल ऐसा होता है कि जिसको हमने खुद नहीं चुना होता। हम्म, वो रिश्तेदारों तक, बिल्कुल करीबी रिश्तेदारों तक, पड़ोसियों तक, ऐसे दोस्त जो हमारे साथ हैं बहुत अरसे से, या उस तरह से कुछ जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम, या फिर या फिर जिनके साथ हम जरा कंफर्टेबल हैं, कंफर्टेबल वो होते हैं। उस हद तक महदूद हो जाता है। हम्म, उसी सर्कल में जिसमें हमारे जैसे दूसरे लोग हैं, हम फीडबैक मांगेंगे भी तो अमूमन कोई चुभती हुई फीडबैक शायद ना मिले। हम्म। तो शायद अगर हमें बहुत यूजफुल फीडबैक महसूस हो कि नहीं आ रही, तो शायद हमें अपने सर्कल पे, फिर फीडबैक ये है कि हमें अपने सर्कल में कुछ लोगों को डालने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्वाइट राइट। जी फातिमा, आप अनम्यूट कर दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा भी फीडबैक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जिस तरह अभी हम कैरेक्टर ग्रोथ सर्कल में कन्वर्सेशन गाइडलाइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम एक-दूसरे को फीडबैक देते रहते हैं। उसमें मुझे इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है कि हम कैसे फीडबैक दें? बिकॉज़ जैसे मैं हूँ तो मुझे लाइक मेरी फीडबैक यूजुअली मेरा इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। किसी ने ये बात की तो मुझे ये फ़ील हुआ एंड मैं वो कम्युनिकेट करती हूँ अपनी फीलिंग्स एग्ज़ैक्ट इंसिडेंट या एग्ज़ैक्ट बात पे। लेकिन मुझे ऐसी फीडबैक भी मिलती है कि जहाँ पे क्वेश्चन्स होते हैं मेरे लिए किसी इंसिडेंट से रिलेटेड बट किसी एग्ज़ैक्ट बात से रिलेटेड नहीं, जनरल क्वेश्चन जो होते हैं। तो मुझे वो समझ नहीं आते हैं, मतलब मैं उन पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। मुझे नहीं, फीडबैक में क्वेश्चंस होते हैं। यस एज़ इन कि मैंने गाइडलाइंस जो हैं वो फ़ॉलो की या नहीं की, मतलब जनरल क्वेश्चंस होंगे जैसे कि यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने बारे में फीडबैक दें
कि आपने गाइडलाइंस फॉलो की या नहीं की। Yes, like whether I kept my statements rational and free from emotional राइट, noise. तो ये Uh, फीडबैक नहीं है, दिस इज नॉट अ फीडबैक। no, no, but जी, लाइक मैंने फीडबैक मांगी, बट मुझे क्वेश्चंस के सूरत में फीडबैक मिली, जो कि मेरे लिए इतनी अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। मुझे थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब किसी को फीडबैक देती हूँ तो दैट्स प्राइमरली माय इमोशनल एक्सपीरियंस, कि भी राइट। आपने ये बात की तो आई फेल्ट दिस वे। हम्म। अब इसमें क्या फीडबैक का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा, कि अब हमने एक दूसरे को फीडबैक देनी होती है तो क्या तरीका अपनाया जाए? और प्राइमरली वो कॉन्वर्सेशन गाइडलाइंस पे ही होती है कि आपने बात की तो उसमें क्या खराबी आ गई? देखें, क्रिटिकल फीडबैक जो होता है ना, एक तो ये होता है कि जिसमें आपसे किसी ने पूछा है कि आप मुझे कोई एक चीज़ बताएं कि मैं अगर इम्प्रूव करूं अपने अंदर तो वो क्या चीज़ हो सकती है। तो उसमें यू कैन बी वेरी ब्रीफ, यू कैन बी वेरी डायरेक्ट टू द पॉइंट। लेकिन आपने किसी एक्शन पे अगर फीडबैक देना है तो वो तरीका आपका बिल्कुल ठीक है कि आपने जब ये बात की तो मुझे क्या फील हुआ, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और उसमें मैं सिर्फ इतना इजाफा करूँगा कि इससे पहले अगर किसी एक्शन पे करना है तो इससे पहले उसका पॉइंट, फीडबैक लेने से पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेना चाहिए कि उसने क्या समझा सिचुएशन को। यानी एक है जिसको हम कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि मैं उसको बताऊं कि तुमसे ये गलती हो रही है, इसको मैं इस तरह ठीक कर सकता हूँ। नहीं, इस गलती को भी डिटर्मिन करने से पहले मैं उसकी कंस्ट्रक्शन जान लूँ कि वो किस तरह से देख रहा है एक चीज़ को। अगर आपसे कॉन्वर्सेशन की गाइडलाइंस और फीडबैक मांगी जा रही है तो उसमें अपने सामने वो गाइडलाइंस रख लें, अपनी भी असेसमेंट कर लें, दूसरों की भी कर लें। ये तो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है कि जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प, अपनी और दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि हम इसमें ग्रो करें। लेकिन इन इन प्रैक्टिकल लाइफ जब ये मसला पेश आ जाए कि किसी आदमी ने एक चीज़, एक नॉर्म की खिलाफ वर्जी कर दी है, तो बिफोर यू टेल टेल दी अदर पर्सन कि आपने ये खिलाफ वर्जी कर दी है एक्शन पे, तो आपसे उनसे ये पूछ लें कि यहाँ पे क्या हुआ था आपके ख्याल में, व्हाट हैपेंड ओवर हियर। मे बी ही इज़ लुकिंग एट द होल सिचुएशन विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उसको, उसके पर्सपेक्टिव को जान के फिर उनसे बात करते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये कि जिस वक्त मैं ये मांगता हूँ आपसे, मिसाल के तौर पर इफ़ आई आस्क यू कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ इट दैट यू थिंक मैं अपनी ज़ात में, अपनी प्रेजेंटेशन में बेहतर करूँ, तो इसके बाद तो आपको एक डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि ये, मेरे ख्याल में ये अगर आप इस चीज़ को ऐड कर लें तो ये बेहतर होगा। दैट देयर इज़ नो हार्म इन दैट बिकॉज आई एम आस्किंग यू फॉर इट। और जो आस्क करने वाला है, हुएवर इज आस्किंग फॉर अ फीडबैक, ही शुड रिमेंबर कि अब नाउ उसकी इंटेग्रिटी भी एट स्टेक है। अगर फीडबैक उसको ऐसा मिलता है कि वो अंदर से डिस्कम्फर्ट में मुब्तला हो जाता है, तो उसको इस डिस्कम्फर्ट के साथ थोड़ी देर जीना है, उस फीडबैक को नोट करना है, इस गुफ्तगू को ख़त्म कर देना है। इसके बाद कुछ कहना नहीं है कि यार तुम तो सिर्फ देखते ही मेरे अंदर कीड़े हो। ये इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। बिकॉज देन वो फीडबैक की जो आपकी, जो जिस बेसिस पे ट्रस्ट किया जा रहा था कि आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक दे देता हूं मैं, वो आइंदा नहीं दूंगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये यस, वो तो सही है। वो बात मुझे समझ आती है। जैसे अभी आपने कहा ना, जब हम जनरल फीडबैक ले रहे हैं, जैसे अभी आप हमें कह रहे हैं सेशन में कि हम लें, ये तो काफ़ी क्लियर होती है, ये तो लोग स्पेसिफिक दे देते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे ग्रोथ सर्कल में टेक्स्टिंग पे कोई डिबेट हो गई है, ठीक है? और उसमें बाद में जो है ना अपॉलजीज़ भी हो गई हैं, और बाद में ये मतलब मैंने भी बोला कि मुझे भी फीडबैक दे दें, और बाकियों ने भी बोला कि हमें भी फीडबैक दे दें कि हमने जो बातचीत की उसमें हमने कहाँ पे गलती की। अब उसमें आप ये कह रही हैं कि जब मैं अपना इमोशनल एक्सपीरियंस बयान करूँ कि भई आपकी इस बात से मुझे ये फ़ील हुआ, उससे पहले उनसे ये पूछ लूँ कि वो क्या सोच रहे थे वो बात करते वक़्त, या जब उन्होंने वो मैसेज किया तो व्हाट डिड ही और शी हैव इन देयर माइंड? इसका कॉन्टेक्स्ट और है जी। somebody हैज आस्क्ड यू फॉर अ फीडबैक, वहां पर आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से देखा था। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपने इस तरह से ना किया हो। लेकिन एक वो जगह होती है जिधर मिसाल के तौर पर मुझे अपने बेटे को या अपने से किसी छोटे को ये बताना है कि तुमने ये गलती की है। इस मौके पर मुझे उसका कॉन्स्ट्रक्ट पहले समझ लेना चाहिए ओके, दे कि हैवंट आस्क्ड फॉर इट?
इफ दे हैवंट आस्क्ड फॉर इट, तो फिर आप खुद आगे बढ़ के बताना चाह रही हैं, तो फिर आप इधर से ही शुरू करें जिधर से आप शुरू करती हैं, कि मुझे ये फील हुआ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने इसको किस तरह से देखा था। सबसे पहले एंड इसको इफ जानना दे है, हैव आस्क्ड फॉर इट तो फिर उसको कहाँ से तो हम फिर शुरू डायरेक्टली करेंगे इफ देना दे हैव चाहिए। आस्क्ड फॉर। फिर डायरेक्टली देना चाहिए। यानी मैं जिस तरह से देख रही थी तो मुझे ये लगा, एंड somebody else in my position might see it this way, which can create some bad feelings, for instance, away feelings create कर सकती है। तो इसलिए इसके लिए मेरा ख्याल है कि हम सबको थोड़ा सा ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। इस तरह से दिया जा सकता है। ओके। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर इसको जनरली मैं इस तरह से जो मुझे समझ आ रहा है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप अपनी फीलिंग्स से शुरू करते हैं कि आपने ये बात की तो मुझे इस तरह फील हुआ, यू आर शेयरिंग योर इमोशनल एक्सपीरियंस, तो दैट्स ओके फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट। Absolutely. When you are the initiator, this is not just okay. This is the sort of recommended way, कि मुझे असल में ये बताना चाहिए कि मेरी फीलिंग क्या है, और मेरी फीलिंग जो है उसकी वजह से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। कि हो सकता है मैं गलत समझाऊँ, एंड इफ दैट इज द केस देन आई शुड स्टैंड करेक्टेड। तो ऐसे ही शुरू करना चाहिए। ओके सर, दैट्स फाइन, मुझे बस यही क्लैरिटी चाहिए थी बिकॉज़ आई ऑलवेज़ स्टार्ट विद माय फीलिंग्स एंड माय इमोशनल दैट्स अ एक्सपीरियंस, वेरी गुड वे ऑफ डूइंग जो इट। एग्ज़ैक्ट बात हुई होती है उसको लेके। बिल्कुल चलिए ठीक। सही है, थैंक यू सो मच, ये थैंक यू वेलकम। सो मच। ये एक छोटा सा कमेंट है मोहित साहब, वो जी। ये कि दो चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एक वक्त में मैनेज की जा सकती हैं। एक है पोलाइटनेस, जिसके बिल्कुल साथ ब्रूटल ऑनेस्टी। ये राइट। दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल सकती हैं, और शायद यही इसी को काइंडनेस कहेंगे। क्योंकि अगर हम ऑनेस्टी में कॉम्प्रोमाइज कर गए पोलाइटनेस के लिए, तो फिर वो नाइसनेस तो हो सकती है, वो काइंडनेस नहीं होगी। और राइट अगर राइट। ये स्पेशली उस केस में बात कर रहा हूं मैं कि जहां पे कोई एक्टिवली आपसे फीडबैक मांग रहा है, या फिर आपका उस वक्त फीडबैक देना उनकी बहुत जरूरी है, जैसे वालदैन का बच्चों को, या बच्चों का वालदैन, या स्पाउसेस का एक दूसरे को, या वर्क एनवायरनमेंट में कॉलीग्स का एक दूसरे को, या जिसकी जिम्मेदारी है कोई टीम मेंबर, उनको फीडबैक देना। और खुद भी बिल्कुल। मैंने ये बहुत दफा गलती की है, और होते भी बहुत देखी है, कि जहां पे पोलाइटनेस मेंटेन करने के लिए हम ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये समझ के कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। और कल लिटरली एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, आई वॉज टेलिंग हिम कि मुझे किसी को भी बात कहनी है और मुझे बड़ी मुश्किल महसूस हो रही है कि मैं कैसे कहूँ उनसे। और उनका पॉइंट ये था मेरे दोस्त का कि ये देखें, आप ये समझें कि एक रोशनी है जो आप उनको देने से डर रहे हैं, तो आप प्रेफर करेंगे कि वो अंधेरे में रह जाए? सही हाँ, बात है। वो रोशनी देखकर उनका रिस्पांस क्या होगा, वो रिस्पांस से, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, बड़ा तो यू इम्पोर्टेंट है हैव ये टू बी बात। ट्रू। बिल्कुल। राइट राइट। यू हैव टू बी ट्रू, बट इतना है कि रोशनी इतनी ज्यादा नहीं देनी कि अगले की आंखें चुंधिया जाए। वो जो उसको अंधेरे में दिख भी रहा है, बिल्कुल ही देखना बंद हो जाए ना। मतलब हमें इसका ख्याल जरूर जी, रखना है दैट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ बिग चेंज, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वाइजर वे वुड बी कि हम रास्ता दिखा के तो कोशिश करें कि उसको डेवलप होने दें। एक आइडियल जगह है जिधर हम चाहते एब्सोल्युटली। हैं कि वो पहुंचे। मिसाल के तौर पर, अब अगर इफ ही गिव्स यू नो रिमार्क्स ऐसे दे देता है जिससे अगले ऑफेंड हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको इधर से शुरू करते हैं, बजाय इससे कि ये कहने के ये रिमार्क्स ऐसे दे देता है, ये देखना चाहिए कि उसकी बेसिस में क्या प्रॉब्लम है। यानी मिसाल के तौर पर वो अपने से इख्तलाफ को एक पर्सनली लेवल पे लेकर तो इस तरह का रिमार्क दे देता है, तो लेट्स सी इफ आई कैन इम्प्रूव इन दैट। पहले तो इधर से शुरू कर लेते हैं। कुछ नताइज के तौर पर तो कुछ इसको हम ये समर कहेंगे, अब जो फ्रूट्स है ना वो नताइज के तौर पर भी नमूदार होते हैं। कुछ बुनियादी गलती को भी पहचान लेना ज़रूरी है। तो क्या हम ये कहेंगे कि हमें टैक्टफुल रहना जरूरी है?
सलीकामंदी जरूरी है उस बात में, लेकिन ऑनेस्टी भी कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं है। ऑनेस्टली कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना, लेकिन विजडम का तकाजा ये हो सकता है कि वो जो 100 पे मैंने पहुंचाना है, अभी मैं 10 पे पहले पहुंचाता हूँ। ये विजडम का तकाजा हो एब्सोल्युटली। सकता है। बस इतनी बात है। तो दैट एक टीचर जो है, मैं मिसाल के तौर पे, आपने एक बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो वो अभी 5 साल का है, तो उसको इंजीनियरिंग की किताबें नहीं पढ़ानी अभी। पहले उसको पढ़ना लिखना सिखाना है, यानी ताकि वो टूल्स मिल जाएं कि वो उधर तक पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही एक आदमी जो है, जिसको आज इतनी मुश्किल हो रही है, मुझे किसी ने कहा पिछले दिनों कि रोज़ा जो है वो मेरे लिए एक बड़ी खौफनाक इबादत होती है। तो ये ये बात ठीक है। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये आई कैन इवन एसोसिएट विद दैट। लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स वो चेंज आ गई है। वो जो चेंज आई है वो इसलिए नहीं आई कि रोज़ा बदल गया या मैं बदल गया हूँ। वो इसलिए आई है कि वो जो मेरा पर्सपेक्टिव है रोज़े को देखने का, वो चेंज हो गया है। वो जो मेरे ज़िंदगी के गोल्स हैं वो चेंज हो गए। अगर वो चेंज हो जाएंगे तो लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। फिर टारगेट चेंज हो जाएं, इसके बाद भूख प्यास वेरी वेल सेड। बर्दाश्त करनी और इस तरह की चीज़ें सारी जो है वेरी वो वेल सेड। आसान हो जाता है। वेरी वेल सेड। चल रहा है। जी राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम सलाम जी। मोई साहब, फीडबैक जब बच्चे आपको देते हैं या आप उनसे पूछते हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनकी फीडबैक हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। वो तो अपना पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और वो कभी-कभी काफ़ी एनफोर्स करना चाहते हैं, तो वो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि आपसे मैंने पूछा था बट आई डोंट एग्री विद यू। तो शुड वन जस्ट टेक अ स्टैंड बिकॉज़ वो भी उनको भी नहीं अपसेट करना, अपने आप को भी नहीं अपसेट करना। नहीं, उनका फीडबैक आप ना एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट करें, जो भी करें, दोनों की रीज़न होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट इज़ फाइन। इट इज़ योर रीज़न, एंड इट शुड नेवर बी अ रीज़न which actually hinders your improvement, because this life, अगर ये जिंदगी की जर्नी जो है ना, इसको मैंने किसी भी और मकसद में खपा दिया, तो फिर असल मकसद से मैं हट जाऊंगा। इसको याद रखना है बस। जिंदगी में मुश्किलें, उतार चढ़ाव सब कुछ आएगा, लोगों के फीडबैक आएंगे, आप कुछ फीडबैक एक्सेप्ट करेंगे, कुछ रिजेक्ट करेंगे। आपका जो असल गोल है इस पूरी जर्नी का, वही अगर जिंदगी में आपकी नज़रों से ओझल हो गया ना, तो फिर मारे गए। फिर तो मारे गए। लेकिन वो नहीं ओझल हुआ, तो फिर ये ज़िंदगी की रुकावटें हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ अच्छे फीडबैक हैं, कुछ बुरे फीडबैक हैं, कुछ को आपने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया। मेरा इम्प्रूवमेंट का गोल मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि मैंने इधर पहुंचना है। ज़िंदगी ने मेरा साथ हर वक्त नहीं देना, ना लोगों ने देना है। मैंने अपने गोल को चेंज नहीं करना, बस ये काफ़ी है। जी, जी। Yeah. Just try to stand on your own feet and, appreciate it, but किसी को इन्फोर्स नहीं करने देना चाहिए कि ये आपको करना है, ये फीडबैक है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। वो ज़रा-सा इट स्टार्ट्स बॉदरिंग यू। या दैट इज़ इट। Especially when they are not there. सामने हो तो आप बात कर सकते हैं, but when they are not there and they are all away, तो obviously they are sincere, but then you want to be also sincere to yourself, what makes you feel at peace. That is the thing. देखिए, ठीक है, and सबसे पहले तो जी अपनी बताइए। पीस की जिम्मेदारी खुद लेने। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पीस ऑफ माइंड, जी या एब्सोल्युटली, एंड यू आर फॉर योर्स। बिल्कुल सही। क्या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मोहित साहब, ये राफिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और आपने उसको बड़ा वंडरफुली समराइज भी कर दिया कि ये पूरी एक्सरसाइज फीडबैक लेने से भी पहले की जो लेंस है वो एम्पावरमेंट का लेंस है। मैं अगर अपने अंदर ग्रोथ टारगेट रख के लोगों से फीडबैक ले रहा हूं, तो अगर ये मैं इस लेंस से ले रहा हूं कि मैं साथ ही साथ डर भी रहा हूं
कि बहरहाल मेरे अंदर भी खराबियां पॉइंट आउट होने वाली हैं, अल्लाह खैर करे। तो ये शायद एम्पावरमेंट का लेंस नहीं है। लेंस बिल्कुल एम्पावरमेंट क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर खराबियां सारी जिंदगी रहनी है। बेहतर तरीका ये है, मैं चार्ज इस बात का ले रहा हूं कि मैं उनमें से जो एड्रेस कर सकता हूं उनको जरूर करूं, बिल्कुल और ये मैं करता चला जाऊंगा, और इवेंचुअली बहुत सारी खराबियों की लिस्ट रह जाएगी और मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन मेरी डायरेक्शन वो रहेगी। मैंने इस डायरेक्शन में जान देनी है, इसी की दुआ करनी है हमेशा कि मेरा हर लम्हा जो है वो खुदा की तरफ रेस में हो, ना कि दूसरी तरफ भाग पड़ूं मैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी ये जो गुफ्तगू हो रही थी उसको सुनकर 2 कमेंट्स, एक फीडबैक के बारे में कि जब कोई फीडबैक दे तो क्या लें, क्या ना लें, कन्फ्यूज़ हूँ या ना हूँ। तो मुझे उसमें मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा बस वो शेयर करना है, जिससे मुझे मदद मिली, क्लैरिटी मिली कि जब भी कोई फीडबैक देता है ना, तो मेरा जो विज़न है मैं उस पे जाती हूँ और देखती हूँ कि मैंने क्या, व्हाट डू आई वांट कि मुझे याद रखें, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे हमसाए और मेरे दोस्त। वो जो है ना वो मेरा कंपास बन जाता है। और फिर उसके बाद जब मैं अपना मोटिव देखती हूँ, फेथ, तो ये इससे क्लैरिटी मिल जाती है। एक तो फीडबैक वाली बात पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर करना था। माशाल्लाह दूसरी, माशाल्लाह। जब आपने एनालॉजी दी हैबिट बनाने के बारे में, उसपे जो मेरे ज़हन में आई वो मैंने शेयर करनी थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लाइक आई कैन रिलेट। आपने कहा कि जब सीख ली है ज़ुबान, तो हम लिख सकते हैं, सोचे बगैर पेंसिल थामते हैं। जैसे अब हम इंग्लिश, उर्दू सब जो यहाँ पर है मोस्टली लिख सकते हैं। लेकिन आपने कहा स्विमिंग नहीं कर सकते, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि अगर मैं चाइनीज़ या जापानीज़ लिखना चाहूँ तो मैं नहीं लिख सकती। तो राइट। फिर मैंने सोचा दैट हैबिट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड डिज़ायर। ओके, हम्म। अब इफ आई नो दैट आई नीड टू लर्न चाइनीज़, कि मुझे कोई जॉब करनी है इंटरप्रेटरशिप की, मुझे लिखना है। ओके, मैं सीख लूँ हाउ टू राइट, लेकिन जब तक मेरी डिज़ायर नहीं है ना, फर्ज़ करें कि मेरी रोज़ी-मौश बंद हो रहा है और मैंने लिखना सीखना है, तो मैं लिखना सीखूँगी। वरना मैं कहूँगी छोड़ो परे, उर्दू इंग्लिश तो आती है, चाइनीज़ लिख के मैंने क्या करना है? तो राइट ये राइट। फिर उस पे एप्लीकेबल होता है, जो कि हम जिस राह पर हैं, कि अगर हमें बिल्कुल आई वांट इट, आई डिज़ायर इट, अल्लाह की रज़ा, जन्नत, अल्लाह का कुर्ब, अब्दी फलाह। तो ये बस अपने कमेंट शेयर करने थे। यानी कि हैबिट बनाने के लिए नॉलेज, स्किल और डिज़ायर का इंटरसेक्शन है, वी नीड टू उन तीनों डायमेंशंस पे काम साइमल्टेनियसली। दैट्स बिल्कुल। ऑल। ये मैं कर रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बस शेयर कर रही थी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो लेके आएंगे तो फिर हम इस प्रोसेस के अंदर इसको इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट माइट गिव यू सम थिंग टू वर्क ऑन ड्यूरिंग रमज़ान। एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का आगाज़ हो रहा है, इसमें आप अपने लिए एक टारगेट रख के उस पर काम कर सकते हैं, उस भूख और प्यास के साथ साथ इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह। अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।